हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन द लर्न विद डिटर्मिनेशन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर और उसके कॉजेज के बारे में, जो अभी एक्सप्लेन किया जाएगा काफी डिटेल में। तो कोल्ड वॉर जो है एक ऐसी वॉर है जो ना ही हथियारों के जरिए लड़ी गई थी, ना ही जंग के मैदान में लड़ी गई थी, बल्कि ये एक अलग अलग आइडिया को लेकर जंग हुई थी, जो किसके किसके बीच में हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर में। चलो इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कोल्ड वॉर स्टैंड्स फॉर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, यानी कोल्ड वॉर का मतलब होता है आइडिया को लेकर झगड़ा करना बिटवीन टू ग्रेट पावर्स। ये किसके बीच में हुआ था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। अब जैसे क्या है, दो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और दोनों का आइडिया एक दूसरे से अलग होगा, तो क्या होगा, दोनों का एक अलग ही वॉर चल रहा होगा। वो लोग चुपचाप हो जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरा भी आइडिया कोई नहीं मान रहा है, सामने वाला देख रहा है कि मेरा भी आइडिया कोई नहीं मान रहा है, तो सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो इसी तरह यूएसए और यूएसएसआर दो अलग अलग आइडिया को फॉलो करते थे, और वो यूएसए चाहता था कि हम अपने कैपिटलिज्म के आइडिया को पूरी दुनिया में फैलाए और मेरा डोमिनेशन बरकरार रहे, और यूएसएसआर चाहता था कि हम अपने कम्युनिज्म के आइडिया को हर तरफ फैलाए और मेरा डोमिनेशन बरकरार रहे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ यूएसए बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री, यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वो क्या चाहता है, स्टार्टेड विगोरसली, बड़े ही जोर शोर से क्या किया, परसुइंग द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मींस होता है रोकना। उसने एक रोकने का पॉलिसी बनाया। अब ऑब्वियसली किसको रोकने का पॉलिसी बनाएगा? कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा था? यूएसएसआर के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। और दूसरी तरफ यूएसएसआर बिगिन एक्टिंग फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। यूएसएसआर एक तरफ क्या हो रहा है, कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा है, और यूएसए एक तरफ क्या कर रहा है, कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो आइडिया को, एक को फैलाना है और एक को रोकना है, इसी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के आगे कॉजेस जानने से पहले ये हम देख लेते हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में बेसिक क्या डिफरेंसेस है। जो इस स्लाइड में क्लियरली दिखाया गया है कि कैपिटलिज्म क्या होता है, कि इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप को लेकर बात होती है, कि सबके पास अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा और सब लोग उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने प्रॉफिट के हिसाब से डेवलप करेंगे। जबकि कम्युनिज्म एक फिलोसफी है, एक आइडिया है, जिसमें क्या होता है, गोल यही होता है कि एक ऐसी समाज हम लोग बनाएंगे जिसमें सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, कोऑपरेटिव तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ वन बाय वन करके दिया हुआ है, वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और आराम से देख लेंगे। एक कुछ बेसिक बता देते हैं कि कैपिटलिज्म हमेशा प्राइवेट ओनरशिप को प्रेफर करता है और कम्युनिज्म पब्लिक ओनरशिप को प्रेफर करता है। और कैपिटलिज्म जो है वेल्थ को क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया, अब उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वेल्थ को खुद क्रिएट करेंगे। और कम्युनिज्म क्या होता है, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगा, क्या कम्युनिज्म सोसाइटी वाले क्या कहते हैं कि जिसके अंदर जितना कैपेबिलिटी है, जो जितना मेहनत कर सकता है वो करे, लेकिन वो मेहनत करने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो सबको एक जगह मिल बांट कर यूज करें, सबके जरूरत के हिसाब से। तो इसलिए कैपिटलिज्म क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे बिलीव रखते हैं और कम्युनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर बिलीव करते हैं। उसके बाद और भी आगे डिटेल से वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे, वो देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल में यहाँ शॉर्ट आउट किया हुआ है, ओके। तो इस तरह हम लोगों को क्या समझ आया कि कोल्ड वॉर जो है, ये कोल्ड वॉर क्या है, आइडिया को लेकर लड़ा जाने वाला वॉर है। कोई इसमें हथियार यूज नहीं हुआ, कोई मैदान जंग में आकर नहीं लड़ा ये वॉर। तो ये कोल्ड वॉर का टर्म किसने यूज किया? बर्नार्ड बरूच ने यूज किया, जो कौन है, अमेरिकन स्टेटमेंट थे, ठीक है। लेकिन ये टर्म पॉपुलर हुआ किसके द्वारा? वॉल्टर लिपमैन के द्वारा। वॉल्टर लिपमैन ने ये यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान की नाराजगी को, जो गुस्सा था, वो जो अग्रेसिवनेस था, उसको कोल्ड वॉर के तौर पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ देखो, नो बुलेट वॉज फायर्ड, कोई गोली नहीं चली थी, नो ब्लड वॉज शेड, किसी का खून नहीं बहाया गया था, येट वॉर लाइक टेंशंस एंड रिस्क वर केप्ट अलाइव। अभी भी लग रहा था कि बस अब वॉर हो ही जाएगा। एक कॉमन सेंस खुद से भी समझ सकते हो, जब तुम्हारी बातों को कोई नहीं मानता है ना, तो तुम गुस्सा हो जाते हो, कुछ बोलना ही पसंद नहीं करते हो, क्या होगा बोल के, मेरा बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है, मेरा बात तो कोई मान ही नहीं रहा है, तो अगले से तुम नाराज हो जाओगे। और यही नाराजगी जो मन ही मन में बात रख के चलता है, ये कोल्ड वॉर कहलाता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। यस, आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर के क्या क्या कॉजेस थे जिसके वजह से कोल्ड वॉर हुआ। देखो, कोल्ड वॉर से पहले अमेरिका और रशिया जो थे, दोस्त थे, ठीक है, कोई उनके दरमियान दुश्मनी नहीं थी, सब लोग मिलकर वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे और ये लोग ही जीते थे वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ ना, जब अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो रशिया थोड़ा नाराज हो गया कि अमेरिका ने इतना महान हथियार बना लिया और हमको बताया तक नहीं, हम लोगों में दुश्मनी तो नहीं था। तो ये शक पैदा होने लगा रशिया के दिल में कि ये क्या हो रहा है, खुद डोमिनेट करना चाह रहा है पूरी वर्ल्ड पर और हमको कमजोर बनाना चाह रहा है। तो इससे ऐसे कई लाइन से इवेंट होने लगे, जिससे रशिया सोवियत यूनियन का शक और मजबूत होने लगा और आखिर में ये शक कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो पहला रीजन हम लोग देखेंगे। पहला रीजन क्या है, द फर्स्ट स्पार्क केम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। पहला जो शक का सुई था वो वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान आया था। कैसे आया था? अब देखा जा रहा है, ये देखो,
देखो ये मैप में, ये जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी का एक हिस्सा फर्स्ट फ्रंट और दूसरा हिस्सा सेकंड फ्रंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रंट से अटैक कर रहा था, कौन अटैक कर रहा था? यूएसएसआर अटैक कर रहा था, ठीक है। अब ये लोग सब मिलकर वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, जर्मनी पे सबको अटैक करना है। तो यूएसएसआर ने कहा था कि हम फर्स्ट फ्रंट से अटैक करेंगे, और बाकी जो दूसरे वेस्टर्न एलाइज है जिसमें अमेरिका शामिल था, उनको कहा गया था कि तुम क्या करना, सेकंड फ्रंट से क्या करना, अटैक करना। इस तरह दोनों तरफ से अटैक करके हम लोग जर्मनी को जीत लेंगे, ठीक है। तो अटैक के दौरान 1941 से सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, पूछ रहा था, सॉरी पूछ नहीं रहा था, कह रहा था वेस्टर्न अलाइज को टू ओपन द सेकंड फ्रंट, कि सेकंड फ्रंट जहां से तुम लोगों का लड़ने का बात हुआ था, वो सेकंड फ्रंट गेट जो है ओपन करो और वहां से तुम लोग अटैक करो अगेंस्ट जर्मनी इन वेस्टर्न यूरोप। हम यहाँ फर्स्ट फ्रंट से क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तुम लोग सेकंड फ्रंट से अब अटैक करना शुरू करो। अब क्या हो गया, इट वाज नॉट अंटिल 1944, देखो ये बोला कब है 1941 में, लेकिन खोला कब गया है 1944 में। 3 साल का डिले कर दिया गया, और उस वक्त के जो थे डीवाइट आइजेनहावर, उनके द्वारा उनके कमांड करने पर सेकंड फ्रंट को 3 साल के डिले करने के बाद खोला गया। ये जो फ्रंट गेट है वो ओपन किया गया। अब क्या हो रहा था इस बीच में, अब यहाँ रशिया अटैक कर रहा है, अकेले अटैक कर रहा है। तो अकेले अटैक करने के चक्कर में रशिया का तो बहुत सारा आर्मी मारा गया। अब ये रशिया का ऑलरेडी जब बहुत सारा आर्मी मारा गया, तब ये लोग सेकंड फ्रंट से अटैक करेंगे, तो जर्मनी में तो बहुत कम ही लोग बचे। तो बहुत कम ही लोग बचे, तो इन लोगों का आर्मी बहुत हद तक बच जाएगा, बहुत कम ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ रशिया तो वीक हो गया ना, क्योंकि इसकी तो बहुत सारे आर्मी अकेले वो लड़ रहा है 3 साल से, अकेले बहुत सारे आर्मी को मार गिराया, और ये लोग बस बाद में आए, थोड़ा सा आर्मी बचा था उसको मारे और जर्मनी पे कब्जा कर लिए। तो ये जो 3 साल का डिले था ना, ये रशिया के मन में शक पैदा कर दिया, सोवियत यूनियन के मन में, कि ये जो डिले किया है इसलिए ताकि उसका अपना खुद का फौज बच सके और जंग में उसको कम से कम लॉस हो सके, और हम यहाँ कमजोर पड़ जाए और हम यहाँ खत्म हो जाए और वो अकेले डोमिनेट करे। तो ये पहला कारण था कोल्ड वॉर होने का। तो दिस डीले, ये जो देर हुआ था, क्रिएटेड डीप सस्पिशन इन सोवियत माइंड, सोवियत यूनियन के दिमाग में क्या हो गया, शक पैदा कर दिया। दे बिलीव दैट, उनको लगता था वेस्ट वांटेड जर्मनी टू वीकन द यूएसएसआर फर्स्ट। उनको लगता था ये जो वेस्टर्न एलाइज है जिसमें अमेरिका है, वो चाहते थे कि जर्मनी उनको कमजोर कर दे, वो खत्म हो जाए, फिर मेरा अकेला का डोमिनेशन हो जाए। फिर आते हैं सेकंड कारण में। सेकंड कारण तुम्हारा आता है ये, जर्मनी और पोलैंड दोनों तरफ जीता गया था वेस्टर्न अलाइज और ईस्टर्न अलाइज के जरिया। तो ये क्या बोला है, आफ्टर द वॉर जब जंग खत्म हो गया, पोलैंड बिकेम ए पॉइंट ऑफ टेंशन। पोलैंड में क्या हो गया, टेंशन हो गया कि वहां किसकी हुकूमत बनेगी, क्योंकि पोलैंड को जीतने वाले एक तरफ जर्मनी है, सॉरी जर्मनी नहीं, यूएसएसआर है, दूसरी तरफ अमेरिका है, तीसरी तरफ ब्रिटेन है। तो ये क्या कर रहे थे, सोवियत वांटेड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो अब जो जो जीता है सब चाहेगा ना मेरे तरह हुकूमत कायम हो। तो सोवियत क्या चाहता था, ऑब्वियसली वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो सोवियत चाह रहा है ये वाला जो एरिया है, पोलैंड वाला जो एरिया है, वहां पे सोवियत वाले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाना चाहते थे, ठीक है। वाइल द यूएसए एंड ब्रिटेन, अब दूसरी तरफ यूएसए और ब्रिटेन का भी तो हिस्सा है, उन लोगों ने सपोर्ट किया लंदन पोल्स गवर्नमेंट इन एग्जाइल। यानी ये अपने पार्टी को, लंदन पोल्स पार्टी है, वो उनकी हुकूमत चाहते थे, उनकी सरकार बनाना चाहते थे। और 1945 में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये वॉर के बाद हुआ था, डिसाइड करने के लिए किसका हिस्से में कितने जाएगा, क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए। तो ये क्या किया गया, एक ऑर्डर नाइसी लाइन को क्रिएट किया गया, किसके किसके बीच में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ये देखो रेड वाला लाइन है ना, ये बॉर्डर है दोनों के बीच में। लेकिन पोलैंड का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा, वो अभी भी उसके लिए झगड़ा कंटिन्यू रहा। बाद में बोला गया था कि यहाँ यहीं के लोगों से इलेक्शन करवाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम किस तरह की हुकूमत चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोवियत ने जबरदस्ती अपना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां कायम कर लिया, और अभी भी वहां कंटिन्यू कम्युनिज्म चलता रहा, और ब्रिटिश और अमेरिका वाले चाहते थे कि लंदन पोल्स की हुकूमत बने, ठीक है। स्टालिन रेफ्यूज टू गिव अप, जो उस वक्त के स्टालिन थे, प्रेसिडेंट थे, वो मना कर दिए, और इस तरह पॉलिश गवर्नमेंट मजबूती से सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चलता रहा। तो ये भी अब यूएसए यहाँ से गुस्सा हो गया कि पहला तो रीजन में पहला कारण दिखाया कि यूएसए देर कर दिया फ्रंट गेट ओपन करवाने में, तो यहाँ यूएसएसआर गुस्सा हो गया। सेकंड रीजन क्या बता रहा है कि पोलैंड में सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मजबूती से होने की वजह से इधर यूएसए गुस्सा हो गया। तो इस तरह लाइन से ये लोग एक दूसरे से गुस्सा होते चलेगा, और ये कोल्ड वॉर बनता चला गया। यस, अब नेक्स्ट रीजन आते हैं जर्मन क्वेश्चन को लेकर। अब नेक्स्ट रीजन में क्या दिखाया जा रहा है कि पोस्ट वॉर जर्मनी स्प्लिट इनटू ऑक्यूपेशन जोन्स। देखो ये पूरा जर्मनी है, जर्मनी पे किसका किसका कंट्रोल है, यहाँ फ्रेंच है, यहाँ ब्रिटिश है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ सोवियत है, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर चुके हैं जर्मनी को। अब कंट्रोल करने का मतलब, जब हम किसी चीज को जीतते हैं 3-4 लोग मिलकर, तो जीतने के बाद यही ना डिसाइड होता है कि उससे जो भी प्रॉफिट आएगा हम सब में बंटवारा होगा बराबर बराबर का। अब यहाँ क्या होता है, जर्मनी इटसेल्फ कॉज्ड मोर प्रॉब्लम, जर्मनी की वजह से भी क्या हो गया, दोनों कंट्री के बीच में प्रॉब्लम हो गया। सोवियत डिमांडेड 20 बिलियन इन रेपरेशंस। रेपरेशंस मींस होता है वॉर के बाद जो जुर्माना होता है, मतलब जो भी उनसे मिला, जो बेनिफिट मिला, जो प्रॉफिट मिला। अब सोवियत बोल रहा है कि उस बेनिफिट का हमको 20 बिलियन अकेले मिलना चाहिए, हाफ टू गो टू देम। मतलब अब बताओ
बताओ यहाँ 4 लोग हैं जीतने वाले, यहाँ सोवियत क्या कर रहा है, 50% बेनिफिट वो मांग रहा है और बाकी का 50% बोल रहा है तीनों आपस में मिल बांट कर ले लो। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न अलाइज थे, यानी ये सारे जो तीनों वेस्टर्न अलाइज थे, रेसिस्टेड, वो लोग रोके, ऑब्वियसली रोकने की कोशिश करेंगे, एंड स्टॉप द पेमेंट्स इन 1946, डीपनिंग मिसट्रस्ट। और जो $20 बिलियन जो मिल रहा था सोवियत को, उनको भी उसने क्या कर दिया, रोक दिया, और इससे क्या हो गया, मिसट्रस्ट बढ़ता चला गया। तो ये रीजन था। ये रीजन में क्या बताया गया कि जर्मनी को जीतने के बाद 4 हिस्सों में ये बढ़ गया था, वेस्टर्न अलाइज में बढ़ गया था। ठीक है, तो ये वेस्टर्न अलाइज में जो सोवियत था, वो हाफ रेपरेशंस का डिमांड किया कि इसमें जितना भी बेनिफिट हुआ है उसका आधा हिस्सा हमको मिलना चाहिए और आधा बाकी तीनों आपस में बांट लो। लेकिन ये तीनों ने रोका इस चीज को, बोला नहीं, आधा तुमको अकेले नहीं मिलेगा, और इस तरह जो भी पेमेंट्स उसको पहले मिलता था उस पेमेंट्स को भी उन लोगों ने रोक दिया, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखो, ईरान, तुर्की और ग्रीस, ये 3 अलग अलग कंट्री है। यहाँ जो मैप में दिख रहा है, यहाँ देखो तुर्की है, यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे ग्रीस है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये वेस्टर्न के डर को बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ इन तीनों कंट्री में भी सोवियत वाले क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म को फैला रहे थे, कम्युनिज्म कायम करना चाह रहे थे। तो वेस्टर्न पावर वाले डर गए कि ये रशिया क्या कर रहा है, दिन ब दिन अपने पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता चला जा रहा है। तो उस वक्त डिप्लोमेट थे, जो रशिया का ये जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पे अमेरिकन एम्बेसी है, और वहां के डिप्लोमेट जॉर्ज एफ केनान, उन्होंने एक लॉन्ग टेलीग्राम भेजा यूएसए को, और ये वार्निंग दिया कि यूएसएसआर एम्ड फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन, कि यूएसएसआर बड़ी मेहनत कर रहा है कि पूरी दुनिया में वो अपने कम्युनिज्म को फैलाने की बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसलिए हमें इससे वार्न रहना चाहिए, इससे हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए और इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो ये यही टेलीग्राम अमेरिका के पॉलिसी का एक बेस बना, और उसने एक पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट बनाई, यानी रोकने की एक पॉलिसी बनाई। किसको रोकने की, कम्युनिज्म जिस तरह से रशिया फैला रहा था, अब बोल रहा है इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। और जवाब में क्या आता है, 2 प्लान आता है, एक आता है तुम्हारा ट्रूमन डॉक्ट्राइन और एक आता है मार्शल प्लान। अब क्या है, 1947 में प्रेसिडेंट ट्रूमन ने क्या किया, ये यूएस सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया, बोल रहा है, अब वो ओपन ऐलान कर देता है कि जो जो कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस को, जो जो कंट्री कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस को रोकने में मेरी मदद करेगा, तो यूएस की तरफ से ये वादा है वो हर तरह का सपोर्ट पाएगा। ठीक है, तो ये ट्रूमन डॉक्ट्राइन हो गया। अब ये ट्रूमन डॉक्ट्राइन के साथ उसी के बाद फौरन बाद मार्शल प्लान बनाया गया। अब यहाँ बोला गया मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग, पोर्ट मनी इनटू रीबिल्डिंग यूरोप, बोले पूरे यूरोप में जिसको जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सब मेरे पास आओ, उनको हम पैसा देंगे, तुम लोग अपनी इकोनॉमी को क्या करना, डेवलप करना, बट ऑल्सो एम टू कीप सोवियत इन्फ्लुएंस आउट। और उनका इन सब के पीछे असल मकसद क्या था, डेवलप करना, कंट्री की हेल्प करना असल मकसद नहीं था, उनका असल मकसद था सोवियत के इन्फ्लुएंस को रोकना। ठीक है, तो इस तरह अमेरिका अलग अलग पॉलिसी बनाकर कंट्रीज को अपने तरफ ललचाते रहा, और रशिया वहां अपना कम्युनिज्म फैलाने में लगा रहा, और इस तरह ये वॉर चलता रहा। वो तो हम लोग की इंडिया का अच्छा था कि इंडिया ने नैम का पॉलिसी लिया था, न्यूट्रल रहने का पॉलिसी लिया था, बोला ना हम तुम्हारे पास जाएंगे ना हम तुम्हारे पास जाएंगे, और ये लोग आपस में लड़ते रहे और कंट्री इनके विक्टिम बनते रहे, जो कमजोर मुल्क थे इनके विक्टिम बन गए थे। अब ये दीज पॉलिटिकल डिस्प्यूट डिलेड एक्शन, ये जो पॉलिटिकल झगड़े चल रहे थे, एक्शन लेने में जो डिले हो रहा था, फिर आइडियोलॉजी को लेकर क्लैशेस हो रहा था, फ्रोज रिलेशन। अब इससे 2 सुपर पावर, यहाँ जो अमेरिका और रशिया है, इनके दरमियान का रिलेशन क्या हो गया, फ्रोज हो गया, यानी थम गया, एंड द कोल्ड वॉर हैड ऑफिशियली बिगिन। इस तरह दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए थे और नाराज होकर अपना अपना काम कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश किया जाएगा एंड ऑफ कोल्ड वॉर लाने की, एंड ऑफ कोल्ड वॉर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, और चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, थैंक यू।